बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन और दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूं। ख़वातीन हज़रात, जब बंदा कोई कामयाबी हासिल कर लेता है तो उस कामयाबी के कई पार्टनर आ जाते हैं कि मैंने इसको ये कहा था, मैंने इस जमात के लिए, इस बंदे के लिए ये किया था, वो कि। लेकिन सियाने कहते हैं कि कामयाबी का हर बंदा कहता है कि मैं हकदार हूँ, यानी कि मेरा रोल है इसके अंदर। लेकिन जब बंदा नाकाम होता है तो फिर कोई बंदा उसकी गलती को, उसकी नाकामी को अपने सर पे नहीं लेता। तो आज हमने बात करनी है कि कामयाबी कैसे मुमकिन है। पहली बात तो ये है कि अल्लाह पाक की जो ज़ात है, हमें जब 5 वक्त नमाज का हुक्म हुआ तो फिर यही था कि 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है। लेकिन करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात ग्रामी ने हमें तरीक़ा और सलीका बताया कि 5 वक्त मस्जिद में अज़ान होगी, और उस अज़ान की वजह यह है कि बार बार ज़हन को मैसेज दिया जाए, कन्वे किया जाए, बात की जाए। तो आज हमने ये बातें इसलिए करनी है कि ताकि आपके ज़हन को फ्रेश करें, आपकी याददाश्त को ये बावर कराएं, आप कन्वे करें, हम आपको कन्वे करें कि आप ख़ास हैं, आप आम नहीं हैं। जो लोग अपने आप को ख़ास समझते हैं वो ख़ास बन जाते हैं। जब बंदा ख़ास बन जाता है तो एक ख़ास जो बंदा होता है वो कई और ख़ास लोग पैदा कर सकता है। तो आज दो बहुत ही प्यारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब माशाल्लाह अमेरिका में होते हैं, बड़ा ही इनका नाम है। अमेरिका के 10वें बड़े बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इस वक्त इनके पाकिस्तान आने का मकसद ये है कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। वो क्या करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि स्टूडेंट मुझे मिलें, मैं अमेरिका में रहते हुए उनको ऑनलाइन क्लासों के ज़रिए पैसा कमाना, डॉलर कमाना कितना मुश्किल है इस वक्त। तो वो कहते हैं कि अगर एक बच्चा जो है जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, यानी कि वो बेशक टार्ट स्कूल का हो, सरकारी स्कूल का हो, सिर्फ़ और सिर्फ उसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अगर मास्टर पास है तो वो भी अच्छा है। ए लेवल, ओ लेवल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए परफेक्ट हैं। तो ये चाह रहे हैं कि 6 से 1 साल का कोर्स कराया जाए, तो उसके बाद कम अज़ कम 1 लाख डॉलर माहाना वो बच्ची और बच्चा कमाने के काबिल हो सकता है। तो मैं डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में, और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने अपने पाकिस्तान को, अपने मुल्क को, अपनी माँ बोली धरती को, माँ बोली ज़बान को याद रखें। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपको खुश आमदीद एक बार फिर। और आपके साथ मौजूद हैं मोहम्मद साकिब साहब हैं। आज बड़ी खुशबख्ती के माशाल्लाह ये कराची में होते हैं, लेकिन लाहौर तशरीफ़ फरमा थे, तो मैंने इनको ज़हमत दी, मैंने रिक्वेस्ट की। इनकी स्पेशल मेहरबानी है, बड़ी ख़ास इन्होंने कर्म नवाजी की, तशरीफ़ लाए। ये जो दिमागी सलाहियत है उसको बरूए कार लाने के तरीके बताते हैं, यानी कि लाइफ को कामयाब कैसे कर सकते हैं। और जब बंदा, पहले जो मैंने बात की मौजू भी यही है, कामयाबी बड़ी ज़रूरी है। एक वो बंदा होता है कि जो नशई है, वो सड़कों में पड़ा होता है। एक बंदा है वो लैंड क्रूज़र पे घूम रहा होता है। तो अब दोनों में कामयाब कौन है? कामयाब वो है जिसने अपने आप को पहचान लिया, अपने आप को परख लिया। तो आज हमने दोनों अपने इन मेहमानों से जो मौजू है उसके ऊपर बात करनी है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि माशाल्लाह कितने पैसे आप कमा रहे हैं, कब कमाने शुरू किए, और पाकिस्तान को क्या देने जा रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपके नाज़रीन के लिए जैसे आपने बताया, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शहबाज है। मैंने यहीं से नईम साकिब साहब के आप दोस्त हैं? जी, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से मैंने एमबीबीएस किया। जराह हॉस्पिटल में और मेयो हॉस्पिटल में सीएमओ के तौर पे काम करता रहा हूँ। इसके अलावा किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ। तो फिर जैसा कि आपने अपनी तमहीद में बताया, कामयाबी हासिल करनी है, अल्लाह पाक ने आपको बहुत सारी अनगिनत सलाहियतों से नवाजा होता है। तो उन सलाहियतों को का इजहार करने के लिए, उनको मनवाने के लिए, और मौजूदा दुनिया में अच्छे पैसे कमाने के लिए, अच्छा हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस बनाने के लिए और मेंटेन करने के लिए
फिर आपके दिमाग में जो सोचें आती हैं कि आपने किस करियर पाथ को अडॉप्ट करना है और उस पर चलते हुए कामयाबी हासिल करनी है। तो इसी सोच के तहत मैं अमेरिका चला गया। वहाँ पे मैंने कंप्यूटर साइंसेस की तालीम ली, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में मास्टर किया, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की जो रियल टाइम स्किल्स जो कि अमेरिकन कंपनीज़ को रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी अच्छी जॉब के लिए, वो हासिल की। और उसके बाद दुनिया के बड़े बड़े इदारों में काम किया, सर्व किया, जिनमें सरफ़हरिस्त गूगल है, इसके अलावा न्यूयॉर्क स्टेट है, ओक्लाहोमा स्टेट है, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, वेल्स फार्गो बैंक है, इस तरह और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। तनख्वाह बताई नहीं आपने। तनख्वाह हमें यहाँ फिक्र जो है ना वो आपके ओवरसीज़ के पैसों पे हमारी नज़र होती है कि आप लोग पैसे कैसे कमाते हैं और कितने कमाते हैं, ये बताएं आप। जी ज़िया भाई, मैं क्योंकि हमने खुद कुछ नहीं करना, मैं हमारी तमाम नज़र ओवरसीज़ के ऊपर है। मैं जो एग्जैक्ट अमाउंट बता के तो एक्साइज वालों को, टैक्स वालों को अपने पीछे तो नहीं लगाना चाहता, लेकिन ये बता सकता हूँ कि आपके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या सेनेटर्स हैं तो उनसे कहीं ज़्यादा मैं सिर्फ टैक्स देता हूँ। एक महीने की तनख्वाह से कोई बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कई गाड़ियाँ खरीद सकते हैं। जी साकिब साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए लाहौर और लाहौर को आपने शहर दाता को रौनक बख्शी। तो क्या फरमाएं, यही सवाल मेरा आपसे, आप क्या करना चाहते हैं? ये तो सोसाइटी बड़ी हमारी आरामदेह है, बड़ी यानी कि सुस्त है, कुछ करना नहीं चाहते, तो आपको कैसे ये ख्याल आया कि लोगों के दिमागों को मैंने एक्टिव रखना है, जो अल्लाह ने उन्हें पावर दी है दिमाग के अंदर, ताकि वो लोग अपनी ताकत को, अपनी एनर्जी को, अपनी जहानत को, अपनी फतानत को भरूए कार लाएँ? थैंक यू ज़िया साहब। और हमारे नाजरीन के लिए मैं सिंपलेस्ट वे में समझाऊंगा आपको कि माइंड सेंस कैसे काम करती है और एक एवरेज बंदा लाइफ में नेक्स्ट लेवल पर कैसे जा सकता है। मेरे पास सेल फ़ोन है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में। इस पर मैंने कंप्लेन नहीं बतानी आपने? जी, इस पर मैंने FM रेडियो ऑन कर दिया और मेरा प्रोग्राम था कि मैं म्यूज़िक सुनूं, और इस पर एक अच्छा सा पाकिस्तानी सॉन्ग प्ले होना शुरू हो गया। 30 सेकंड सॉन्ग सुना मैंने, फिर मैंने कहा न्यूज़ चेक करता हूँ। मैंने चैनल चेंज किया और अभी इसी सेल फ़ोन के ऊपर न्यूज़ प्ले होना शुरू हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि 30 सेकंड्स पहले जो सॉन्ग प्ले हो रहा था यहाँ पे, वो कहाँ चला गया। हम समझे उसको फिज़िक्स की ज़ुबान में, तो दोनों FM जो चैनल्स हैं उन्होंने अपने अपने बूस्टर से एनर्जी यहाँ पर थ्रो की हुई है एनवायरनमेंट में, और वो एनर्जी करोड़ों पार्टिकल्स की सूरत में इस फ़ज़ा में मौजूद है। मेरे मोबाइल फ़ोन पे क्या चीज़ प्ले होगी जिससे मैं कनेक्ट हो जाऊँगा। इसी तरीके से ज़िया भाई और हमारे सुनने वाले, आपकी इज़्ज़त होगी या बेइज़्ज़ती होगी, एनर्जी की फॉर्मेट में यही मौजूद है। आपको पैसा कम मिलेगा, मीडियम लेवल का मिलेगा, हाई लेवल का चाह मिलेगा, रहे हैं हमारी तो एनर्जी की फॉर्मेट में यही मौजूद है। आपके रिश्तों में बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी, एनर्जी की फॉर्मेट में यहाँ मौजूद है। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ सुप्रीम होगी, एवरेज होगी या पुअर होगी, एनर्जी की फॉर्मेट में यही मौजूद है। आपको क्या मिलेगा जिसके साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे, और वो कनेक्शन कैसा होता है आपकी एनर्जी बॉडी के ज़रिए। एक और एंगल से आसान कर देते हैं उसको। एक ईगल से पूछा हो, काब से पूछा कि तुम्हारा गीत कौन सा है, तुम किस बारे में सारा दिन सोचते रहते हो, तो उसने कहा मैं तो पहाड़ों के ऊपर, आसमानों की बुलंदी में प्रवास करता हूँ, तो पहाड़ों और आसमानों के बारे में गीत गाता हूँ। फिर सी ईगल मुर्गाबी से पूछा तुम्हारा गीत कौन सा है, उसने कहा मैं समुद्र के ऊपर प्रवास करती हूँ, तो समुद्र का ठहराव, उसकी वसत, उसका नीला रंग बहुत पसंद है मुझे, उसी के बारे में गीत गाती हूँ। फिर गिद्ध से पूछा कि तुम्हारा गीत कौन सा है, उसने कहा मैं तो मुर्दार खाता हूँ, गंदगी मुझे बहुत पसंद है, तो उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। तो मेरे दोस्तों, हम सारा दिन क्या सोचते हैं, क्या गीत गाते हैं? हम लोड शेडिंग की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, मिलावट की बात करते हैं, टूटी फूटी रोडों की बात करते हैं, हम सियासतदानों को गालियाँ देते हैं, और सारा दिन हम कंप्लेनिंग करते रहते हैं। तो ये गीत कौन सा लेवल का हो गया? ये आखिरी लेवल का गीत है, ये गिद्ध के लेवल का गीत है। तो जैसा गीत होता है वैसी आवाज़ आती है, वैसी नसीब होता है, अंदर से आवाज़ आती है। अब करें क्या, ये बताएं आप। हाँ, तो ये एनर्जी बॉडी हमारी, इस एनर्जी बॉडी की वजह से हमारी बेइज्जती होती है। इस एनर्जी बॉडी की वजह से हम अच्छे शौहर, अच्छे बाप, अच्छे भाई, अच्छे बेटे, इस हमारे यहाँ बेइज्जती ज़्यादा होती है। जी, ज़्यादा बेइज्जती होती है। अब इसको चेंज करने के लिए, इस एनर्जी बॉडी को चेंज करने के लिए आपको इसके अंदर जो कोड छुपा हुआ है उस कोड को चेंज करना पड़ेगा। और वो कोड किस तरीके से कि एक घर में दो भाई रहते थे, एक बड़ा भाई था और एक छोटा भाई था। जो बड़ा भाई था वो पहलवान था, एक ही दिन बकरा खा रहता था, 4-5 लीटर दूध पी जाता था और ड्राई फ्रूट्स खाता था, 4-5 टाइम वो खाने खाता रहता था। तो उसकी जान बहुत ज़्यादा थी, उसकी आवाज़ में बहुत ज़ोर था और घर में डोमिनेंसी भी उसी की थी।
जो छोटा भाई था वो 2 फुट का था, उसको पोलियो भी हो गया था, उसकी आवाज़ बड़ी बारीक सी थी, उसको भूख भी कम लगती थी, एक छोटी रोटी और चाय का कप पे गुजारा कर लेता था वो। तो कभी कभी ये कोशिश करता था कि मैं भी घर में बात करूं, तो बड़ा भाई उसको आंखें दिखाता था, बेचारा छुप जाता था। ये दोनों भाई मेरे दोस्तों कौन है, ये हम सब के अंदर रहते हैं। जो बड़ा भाई हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं और जो छोटा भाई है वो हमारे पॉजिटिव थॉट्स हैं। हम सारा दिन नेगेटिव सोचते रहते हैं, कंप्लेनिंग करते रहते हैं, सोने से पहले भी वही वीडियो दिमाग में घुमाते हैं, तो सोते वक्त की फ्रीक्वेंसी हमारी 16 से 20 घंटे हम नेगेटिव सोचते हैं। तो उस सोच की वजह से वो बड़ा हो गया, और कभी जिक्र कर लिया, कभी नमाज़ पढ़ ली, कभी ऐसा कोई पॉडकास्ट देख लिया, कभी कोई किताब पढ़ ली, अच्छे लोगों में उठना बैठना हो गया, तो छोटे भाई को खुराक मिली। तो हमने क्या करना है भी इस एनर्जी को चेंज करने के लिए, एक दिन में 90,000 थॉट्स एक इंसान के दिमाग में आते हैं। उसमें इंटरेस्टिंग बात है कि 95% थॉट्स रिपीट होते हैं और 5% न्यू होते हैं। तो आपने कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो रिपीट करें, जिसको हम कहते हैं माइंड साइंस में एफर्मेशंस। तो पहले एफर्मेशन लेंगे आप लोग, जो हमने निकाली कुरान मजीद के एक आयत के तर्जुमे में मफहूम है, यकीनन मेरा रब मेरे साथ है। आपने ये 20 टाइम्स रिपीट की, 20-30 टाइम्स, यकीनन मेरा रब मेरे साथ है, यकीनन मेरा रब मेरे साथ है, यकीनन मेरा रब मेरे साथ है। आपने कहा आई एम अ चैम्पियन, आई एम अ चैम्पियन, आई एम अ चैम्पियन। आपने कहा मैं अपने आप को कबूल करता हूँ, मैं इनफ हूँ, मैं विनर हूँ। तो जैसे ही आपने ये सेंटेंस कहे, ज़ाहिर है वो 90,000 थॉट्स के साथ वो मिक्स हो गए। तो ये छोटा भाई बोलना शुरू हुआ। तो बड़े भाई ने क्या किया, उसने फ़ौरन आंखें दिखाई, फ़ौरन घूरी डाली, फ़ौरन डांटा उसको कि तुम कहाँ चैम्पियन हो, कहाँ तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, आपके मसले दिखाए अपने। तो 2-3 दिन करने के बाद आप हौसला हार के पीछे छुप गए। तो आपने क्या करना है, इस एनर्जी को चेंज करने के लिए इसको कंटिन्यू करना है 20 डेज़, 30 डेज़, 2 महीने आप करते रहें इसको। तो 90,000 थॉट्स में से ये वाले 5 थॉट्स जो हैं ये नंबर 1 पे आ जाएंगे, सबसे ऊपर चले जाएंगे। फिर ये छोटा भाई बड़ा होना शुरू होगा, और वो तो वैसे ही भी जाली भाई है, उसको एक पिन लगे, एक पंच लगे तो रहेगा, तो एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन वो छोटा हो जाएगा। इस तरह एनर्जी चेंज होगी आपकी। और जैसे बताया कि इज़्ज़त और बेइज्जती यहीं पे है, तो आपका कनेक्शन इज़्ज़त किस वालों के साथ होगा। धोखेबाज बंदा और नेक इंसान दोनों यहीं पे हैं। जैसी एनर्जी होती है वैसा बंदा मिलता है आपको। इसी तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग फैमिली के मेम्बर्स के साथ होगी या झगड़ा होगा आपका, एनर्जी की फॉर्मेट में यही है। जब एनर्जी चेंज होगी आपकी, तो आप हर रोल में सर्वाइव कर पाएंगे। और चूँकि इंसान कमज़ोर है, एफर्मेशंस करना भूल जाता है, तो आप निशानियाँ लगाएंगे इसकी। आपके शीशे के कोने पे एक चिट लगी हुई हो, एफर्मेशंस, सारा दिन भूल गए। जैसे रात को शीशे के सामने गए, चिट पर नज़र पड़ी, आपने कहा मैं तो भूल गया आज, तो आपने एफर्मेशंस करना शुरू कर दी। आपने अपना बाइक ऑन किया, कीरिंग के कोने पर लिखा हुआ एफर्मेशंस याद आ गया आपको, आपने कहा चलो बाइक भी चलाऊँगा, एफर्मेशंस भी करूँगा। आप सोने के लिए लेटे, बेडरूम में सामने एक चार्ट लगा हुआ एफर्मेशंस का नाम से, मोबाइल फ़ोन अनलॉक किया, एफर्मेशन लिखा हुआ आ गया, याद आ गया आपको। कभी भूल भी जाएँ तो घबराने की बात नहीं है, दोबारा से कंटिन्यू करें। और इसको और पावरफुल करने के लिए अव्वल आखिर इसमें दुरूद शरीफ शामिल कर लिया जाए, कि जिस चीज़ से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए, अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाते हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने की ख़वातीन हज़रात। ये जो मिसाल दी है, ये असल में आपको समझाना मकसूद है कि आप बातों को समझें और अमल करें, और अपने दाएं बाएं उन नेगेटिव लोगों का ख़ात्मा, उनसे ताल्लुक़ तो नहीं तोड़ना चाहिए कि इस्लाम का ये तरीका नहीं है, लेकिन ताल्लुक़ात कम कर दें, उनसे मेल जोल भी रखें जो नेगेटिव लोग हैं, लेकिन जो पॉजिटिव लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो कामयाब लोग हैं। एक सियाने ने कहा था कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो अमीर होने का कोई तरीका आपको नहीं नज़र आ रहा, तो सिर्फ एक काम कर लो कि अमीरों के साथ बैठना शुरू कर दो, तो आप अमीर हो जाओगे। इसी तरह अगर बंदा नेक बनना चाहता है तो नेकों के पास बैठना शुरू कर दे, तो बंदा नेक हो जाता है। बुरे लोगों की जो सोहबत है बंदे को नुकसान पहुँचाती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि जो अच्छे बंदे की सोहबत है वो इतर फरोश जैसी है। हम इतर परफ्यूम ना भी ख़रीदें, दुकान पे चले जाएं तो वो मुफ्त में वहाँ से हमें मिल जाती है, खुशबू मिल जाती है। ऐसे ही अगर जब हम किसी लोहार वाले के पास जाते हैं तो लोहा, बेशक लोहे का काम ना कराने जाएं, लेकिन जब हम वहाँ खड़े होंगे तो वो जो लोहे का काम करने वाला लोहार है, उसकी जो आवाज़ है वो आपके कानों में पड़ेगी, उसका बुरा असर होगा, आपके कपड़े जल सकते हैं। ये सारी बातें आपके समझाने के लिए हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। ब्रेक से पहले बड़ी ही अच्छी गुफ्तगू हुई, तो मैं डॉक्टर शहबाज साहब से पूछूंगा, डॉक्टर साहब ये बताइए प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कि आप पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं, कोई हमें तरीका बता दें ताकि हम कामयाब हो सकें। जी ज़िया भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और यही वो क्वेश्चन है जिसके लिए मैं हाज़िर हूँ उसके आंसर के लिए। देखें, दुनिया में हम लोगों ने सबसे पहले तो अपने आप को जज करना है, गेज करना है कि हम लोग आईटी सेक्टर में या टेक्नोलॉजी की दुनिया में कहाँ खड़े हैं, और उसके बाद हमने तय करना है कि इंटरनेशनल लेवल पे आईटी सेक्टर को लेके जाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें इंजीनियर्स प्रोड्यूस करने चाहिए, हमें वो तमाम स्किल सेट जो बाहर की दुनिया को, बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज़ को चाहिए, हमें अपने नौजवानों को वो स्किल से नवाजना चाहिए। और उसके बाद उनको एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि क्या मतलब कि हमने इंजीनियर्स को स्किल सेट दे दिया, उनको कम्युनिकेट करना सिखा दिया, उनके रेज्यूमेज़ पे काम किया, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वो तलाश की, उनको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया और उनको जॉब्स तक छोड़ के आए। तो ये हमने काम करना है ताकि हम दुनिया को दिखा सकें कि आप लोगों की बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम करने के लिए पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी तादाद में इंजीनियर्स मौजूद हैं, और हम पाकिस्तान में बैठ के या बैरूनी दुनिया में जॉब्स लेके अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला इकट्ठा कर सकते हैं और अपने मुल्क की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक आइडिया है जिसका मकसद ये है कि हम एक्सटर्नल या इंटरनेशनल आईटी ऑफशोर प्लेटफॉर्म डेवलप करें, दुनिया की माइक्रोसॉफ्ट को, गूगल को, इन कंपनीज़ को इनवाइट करें, उनको एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, और इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मैं और मेरे जैसे जो पाकिस्तानी हम लोग बाहर दुनिया में मौजूद हैं, वहाँ पे रियल टाइम इन्वायरमेंट्स में काम करते हैं, अपनी सर्विसेज पाकिस्तान को देने के लिए रेडी हैं, हम लोग पे बैक करने के लिए तैयार हैं। ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ इस हम क्या करें, अब हमसे आपकी क्या डिमांड है? आप लोगों से, पाकिस्तानी यूथ से, वालदैन से और गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि हम लोगों को मिल बैठना चाहिए किसी भी फोरम के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर। कोई आपके कहने का मकसद कि जो पहला मरला है वो आपस में लिंक होना। एग्जैक्टली जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो इस सिलसिले में, या गवर्नमेंट हम लोगों को कोऑर्डिनेट करे, एक टेबल के ऊपर बिठाए, वहाँ पे हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं और मुख्तलिफ आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। हम अपना पर्सपेक्टिव दे सकते हैं कि बैरूनी दुनिया आईटी में कैसे काम करती है, कैसे तरक्की करती है, कैसे हम लोग ज़र मुबादला इकट्ठा कर सकते हैं, और उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हमारे पाकिस्तान से हमें चाहिए, हमें इंटरनेट चाहिए, हमें डाटा सेंटर्स चाहिए, हमें साइबर सिक्योरिटी के हवाले से ये चीज़ें चाहिए, इंटरनेशनल ट्रैफिक के लिए ये चीज़ें चाहिए, तो हम लोग वो तमाम जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हैं, या एजुकेशन है, या मेंटोरशिप है, कितना टाइम डॉक्टर वो साहब हम चाहिए provide और कर कितने सकते हैं। पैसे बच्चा कमा सकता है? इसमें ज़िया भाई जो है ना वो 6 माह आप कह लें कि एक इंजीनियर की जो बेसिक प्रिपरेशन होती है वो चाहिए, वो दरकार है, जिसमें उसको बुनियादी लेवल की स्किल्स जो कि इंटरनेशनल जॉब मार्केट में जॉब लेने के लिए चाहिए, उसकी तैयारी में लगता है। इसके अलावा जितना गुड़ उतना मीठे वाली बात कि स्किल्स को ऐड करते जाएं और उसके अकॉर्डिंगली आपकी सैलरीज बढ़ती जाएंगी। अगर मैं चूँकि अमेरिका में काम करता हूँ तो वहाँ पे $1 लाख से लेके $3 लाख तक ये रेंज है जिसमें आईटी इंजीनियर्स कमाते हैं, और इसी तरह यूरोप में या मिडल ईस्ट में या पाकिस्तान में अगर आपको ये स्किल्स आती हैं तो आप उनके आईटी प्रोजेक्ट्स को ले सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपना शेयर कलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें मज़ीद अगर गवर्नमेंट आपको फेवर दे तो कैसे आप उनको मुतमिन कर सकते हैं? कुछ सिस्टम आपने बनाया? क्योंकि माजी में देखा है कि कुछ ऐसे वाक़यात भी होते हैं, बात होती है लेकिन अमल नहीं होता, तो गवर्नमेंट ज़ाहिर है वो सहमी होती है, डरी होती है, कुछ हमारी नीयत भी ख़राब होती है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे ज़िया भाई नंबर 1 तो मैं क्लियर कर दूं कि हम जो मैं बात कर रहा हूं ये एडवांस्ड लेवल की स्किल्स हैं जो कि कंपनीज़ के डे टू डे ऑपरेशंस में उनके प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को रिजॉल्व और फिक्स करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और वो इंजीनियर्स जिनमें ये सलाहियतें, ये स्किल्स मौजूद होती हैं, वो ज़रूरत बनते हैं दुनिया की बड़ी कंपनीज़ की। अच्छा, अब इसमें गवर्नमेंट सेक्टर पे, प्राइवेट सेक्टर पे
काम बिल्कुल किया जा सकता है, पॉसिबल है। हम लोग A to Z ये सारा प्लान दे सकते हैं, सारा प्लान मौजूद है, हम अपने हाथों से करते हैं। मैं ख़ुद मुख्तलिफ़ इदारों में इंजीनियर्स को ट्रेन भी करता हूँ, प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ, इंटरव्यूज़ करता हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो जो मुख्तसरन जवाब है आपके इस सवाल का वो ये है कि एक लिस्ट है रिक्वायरमेंट्स की जो मैं शेयर कर सकता हूँ अगर गवर्नमेंट के लोग मेरे से रब्ता करते हैं कुछ 4-5 प्राइवेट चीज़ें जो सेक्टर। SOPs हैं, जो लिस्ट है। उसमें ये है कि जो रिक्वायरमेंट्स तो ये कि नंबर 1 तो ये दुनिया की किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। ये रियल टाइम स्किल्स हैं जो कि हैंड्स ऑन होती हैं, जो अपने हाथों से आप लोग करते हैं, सिनेरियो बेस्ड होती हैं। तो इसमें हार्ड वर्किंग चाहिए, इसमें प्रॉपर आपकी कम्युनिकेशन चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि उनके बड़ी कंपनीज में के एसेट्स में आपने कॉस्ट इफेक्टिवनेस को कैसे लेके आना है, आपने उनको बिज़नेस कैसे देना है, आपने उनकी ज़रूरत कैसे बननी है। उसके लिए ये लिनक्स, डेवऑप्स, डेवसेकऑप्स, माइक्रो सर्विसेज या क्लाउड्स इन्वायरमेंट में ये टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें आप सर्वर्स डेवलप करते हैं, एप्लीकेशंस को बिल्ड करते हैं, डेवलप करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, और सबसे बढ़ के एक ऑटोमेटेड फैशन में उनके जो प्रोसीजर्स हैं, बैकग्राउंड जो प्रोसीजर्स होते हैं या फोरग्राउंड होते हैं, उनको आप स्ट्रीमलाइन करते हैं और एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ बनाते हैं बेस्ड अपॉन सम सोर्स कोड मैनेजमेंट। तो इन तमाम स्ट्रेटजीज़ के ऊपर काम करने के बाद ये इनको सिखाने की ज़रूरत है। जब ये सिखा देते हैं तो फिर वो मार्केट में जाने के काबिल होते हैं, और यही रिक्वायरमेंट्स होती हैं इन जॉब्स के लिए। कितना पैसा कम से कम एक स्टूडेंट कमा सकता है इसके बाद? ये ज़िया भाई एक जेनेरिक सा क्वेश्चन है। इसमें डिपेंड करेगा हर स्टूडेंट के ऊपर, उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर, उसके हार्डवर्क के ऊपर, वो कितनी स्किल सेट उसके अंदर मौजूद है। जितना ज़्यादा हुनर उसके पास होगा उतना ज़्यादा उसको सैलरी। कम से कम कितने? कम से कम जो अमेरिकन मार्केट है उसमें $1 लाख से 90,000 100,000। $1 लाख कितना हो गया पाकिस्तान में? ये तकरीबन 2.5-3 करोड़ बन जाएगा। ये आप साल का बता रहे हैं ना? ये साल का मैं बता साल रहा का हूँ। बता रहे हैं। ये मैं साल का बता रहा हूँ। और अगर आपको बहुत एडवांस लेवल की स्किल्स आती हैं तो आप 2 लाख तक जा सकते हैं, 3 लाख तक जा सकते हैं। फिर डाउन द रोड, जी जी, और इसके बाद आप सर्टिफिकेशंस डाउन द रोड वो ले सकते हैं। तो ये बेसिकली कितने घंटे की क्लास होगी और हफ्ते में कितने दिन क्लास होगी? ये ज़्यादा कितना होगा उसका? हाँ, ये ज़्यादा ये जो है ना वो प्लान इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि जो बच्चे या जो इंजीनियर्स या स्टूडेंट्स जो ये करना चाह रहे हैं वो वीक डेज़ में अपना टाइम हमें देंगे, 4-5 घंटे देंगे, और बाकी दिनों में वीक डेज़ में वो अपना काम कर सकेंगे। और उनकी कन्वीनियंस के ऊपर ये प्लान किया गया ताकि वो अपना काम भी करें और अपनी तालीम भी हासिल करें। तो ये इसका एक मोटा सा एक बाकी उनको वीकडेज में कोई ऐसा मुल्क जिसने इस पे अमल करके अपनी इकॉनमी को मजबूत किया? ये जो है ये बैरूनी दुनिया में, यूएस में, यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में ये ऑलरेडी हो रहा है। ये बड़ी कंपनीज अपनी कंपनीज के अंदर इन ऑटोमेटेड प्रोसेसेस को और इंजीनियरिंग को इस्तेमाल कर रही हैं, काफ़ी अरसे से, डिकेड्स से ये इस्तेमाल कर रही हैं। और यही वजह है कि इस तरह की इंजीनियरिंग की बुनियाद बनने की वजह से जो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सामने आई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई एक मैजिक है जो आप बटन दबाएंगे वो आ जाएगा। उसके पीछे बैकग्राउंड में डेटा साइंसेस के बहुत सारे पाइपलाइंस हैं जो रन करती हैं, जो प्रोसेसेस हैं, ऑटोमेटेड टास्क होते हैं वो रन करते हैं। तो ये हमारे इंजीनियर्स को ये वो चीज़ें ज़रूरत है सिखाने की। सही जी। अपना साकिब साहब, एक स्टूडेंट है वो कितनी एनर्जी अगर चाहे तो अपने अंदर ला सकता है, यानी कि पैसा कमाना है तो पैसा ज़ीरो है, अब उसने हर रोज़ अपनी जो इकॉनमी है, अपना जो बैंक बैलेंस है, जो उसकी अमाउंट है, जो उसकी डिमांड है, जो उसकी ज़रूरियात हैं, वो कैसे फिल कर सकता है? जैसे हम कहते हैं ना कि बंदा ख्याली पुलाव बनाता है और एक बंदा एक्शन लेता है, यानी मैनिफेस्टेशन करता है माइंड साइंस की ज़ुबान में। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो जब किस्मत हम कहते हैं हर रोज़ लिखी जाती है। मैं योगा करता हूँ सुबह सुबह तकरीबन 1 घंटे का, तो जिस दिन मैं योगा करूँ और जिस दिन योगा ना करूँ वो दोनों दिन बराबर नहीं होते। जिस दिन योगा करके जाता हूँ वो मेरा पूरे का पूरा दिन भरपूर एनर्जी में गुजरता है। तो किस्मत हर रोज़ लिखी जाती है। और माइंड साइंस कैसे हेल्प आउट करेगी किसी स्टूडेंट को, किसी यंगस्टर को, तो हम एक टेक्निक डिस्कस करते हैं माइंड साइंस की, और हम समझते हैं उसको
एक स्टोरी की मदद से। एक दरिया किनारे दो बंदे मछलियाँ पकड़ रहे थे, एक बूढ़ा शख्स था और एक यंग बॉय था। तो यंग बॉय नोटिस करता है कि बूढ़े शख्स के फिशिंग रॉड में जबकि बड़ी मछली फंसती है, तो मछली को निकालता है, देखता है उसको और दोबारा से थ्रो करके उसको दरिया में फेंक देता है। और जब छोटी मछली फंसती ज़्यादा खुश होता है और उसको अपने फिशिंग बास्केट में वो कैरी करता जाता है और वो 5-6 घंटों तक यही काम करता रहता है। तो जसूस बढ़ता है यंग बॉय का, वो पूछता है ओल्ड मैन से कि आप ये क्यों कर रहे हैं, असल कीमत तो बड़ी मछली की है। तो उसका जवाब बड़ा दिलचस्प होता है, वो कहता है जो मेरे घर फ्राई पैन है वो इतना छोटा है कि उसमें बड़ी मछली नहीं आती, इसलिए बड़ी मछली को तो फेंक देता हूँ और सिर्फ छोटी मछली को अपने साथ लेकर जाता हूँ। इसी तरीके से हम पैसों की बात करें तो हम हर शख्स के दिमाग में एक फ्राई पैन होता है। पाकिस्तान में अक्सरियत पूर लोगों की, मिडिल क्लास लोगों की है, तो उनका जो लाशऊर है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक लिमिट देता है आपके दिमाग को। एक शख्स 40,000 कमाता है, वो ख्वाब देखता है तो उसका लाशऊर कहता है कि तुम मैक्सिमम 60,000 रुपये पर मंथ कमा सकते हो। और उसके बाद उसको ऑफर आती है मार्केट से कि वो 70,000 रुपीज़ कमाए, 1 लाख कमाए, 2 लाख कमाए, 5 लाख कमाए। डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं $8,000 पर मंथ, $9,000 पर मंथ की, जो 24-25 लाख रुपये बनता है। तो वो बर्तन इतना छोटा सा है और वो कोशिश कर रहा है उसमें इतनी बड़ी चीज़ डालने की, तो इसमें नहीं आएगी, इस बर्तन के अंदर नहीं आएगी। उसका दिमाग उसको 60,000 रुपीज़ से ज़्यादा पैसे नहीं कमाने देगा। तो उसमें वो क्या करे कि मैनिफेस्टेशन करे, और वो ख्याली पुलाव से इसलिए डिफरेंट है कि अपने आप को देखे, वो तसव्वुर में विजुलाइज़ करे कि मैं 1 लाख रुपये महीना कमा रहा हूँ, और जब मैं 1 लाख रुपये महीना कमा रहा हूँ, मेरा लिबास कैसा है, मेरी ऐनक कैसी है, मेरा हेयर स्टाइल कैसा है, मैं बैठता कैसे हूँ, मैं बातचीत कैसे करता हूँ, मेरे आसपास लोग कौन से हैं, मैं क्या काम करके ये सारे पैसे कमा रहा हूँ। उसको हर रोज़ विजुलाइज़ करे 5 मिनट तक, वो 1 लाख तक पहुँच जाएगा विद इन 3 मंथ्स। उसके बाद अगले टारगेट पर है, फिर 2 लाख का टारगेट उसका आ गया, तो फिर वो तसव्वुर करे मैं जब 2 लाख कमाऊँगा तो मेरी कम्युनिकेशन कैसे होगी। जो बंदा 2 लाख कमाता है मेरे दोस्तों, वो बीमार नहीं हो सकता, वो लेट नहीं आता, वो हर रोज़ बुखार का बहाना नहीं करता, वो रातों को 3-4 बजे तक सोता नहीं है, उसका स्क्रीन टाइम कम होता है। ये पैकेज होता है जो आपने बात की कंपनी की। हमारे दोस्त हैं कराची में, अमीन नाथानी साहब बिलीनियर हैं, तो आम से शख्स थे, बिलीनियर कैसे बने, जब 18-19 साल के दिन का प्रिंटिंग प्रेस था कराची में। तो कहता कि जो मेरा इसका ओनर था वो बहुत बड़ा कारोबारी आदमी था, वो क्लासिकल म्यूजिक का शौकीन था, 1991 की हम बात कर रहे हैं। तो कहता मुझे भी शौक था, 18-19 साल की एज में बंदा था, करें मुकेश, सैगल, लता, मेहदी साहब के गाने सुनते थे ये लोग। तो उन्हें घर चले जाते थे और ये इकट्ठे बैठ के 3-4 घंटे म्यूजिक सुनते थे, ग्रामोफोन पे, टेप रिकॉर्डर पे। वहाँ बड़े बड़े कारोबारी लोग आते थे, तो अमीन साहब वहीं बैठे रहते थे, और उसी सोबत की बेस पर उनको मौका मिला दुबई का, कतर जाने का, बहरीन जाने का, कारोबारी लोगों के साथ। तो पॉलिश हो के मसल्स बन के कारोबार करना सीख लिया, रिस्क लेना सीख लिया, डिसीजन मेकिंग सीख ली, ईगल के साथ फ्लाई करना सीखा, आहिस्ता सा ईगल बन गए। तो इस तरह जब अपने 2 लाख विजुलाइज करे तो 2 लाख वाले लोगों के साथ बैठना है अमीर होने के लिए गाने सुनना ज़रूरी हो गया। पर जी, गाने सुनना ज़रूरी वो है। तो वो तो एक हदीस भी है ना कि गरीबी जो है ना गुर्बत आपको कुफर तक लेके जा सकती है। तो इसका मतलब है खुशहाली से आपको मजीद और वैसे भी इस्लाम में जी जो ताकतवर मोमिन उसकी ज़रूरत भी है। एग्जैक्टली, ऊपर वाला हाथ एग्जैक्टली नीचे वाले हाथ से बेहतर है। बेहतर है। तस्करा गौसी का एक वाक़या याद आ गया, जिसमें वो लिखते हैं, बुजुर्ग जो 200 साल पहले हिंदुस्तान में बुजुर्ग थे, तो कहता है कि जो रोटी लगाता था हमारा खादिम, वो रोता हुआ आया कि मेरी जो घरवाली उस पर एक भूत आ गया। उसका नाम भी बताता, अल्लाह बख्श नाम है भूत का, बातचीत करता है हमसे। कहता चलो हम चलते हैं। तो उसकी घरवाली के पास गए, उसको हाजिर किया, और उसने कहा बाबा आ गया तो मैं उसको छोड़ दूंगा। उससे पूछा भाई तू इस औरत के ऊपर क्यों आया, ये तो हसीन भी नहीं और ये गरीब है। अंग्रेज़ों को दौर होता था कि तू अंग्रेज़ियों के पास जा, उनके पास हुस्न भी है और पैसा भी बहुत है, उनके पास तू क्यों नहीं जाता। अब ये जवाब समझने वाला है मेरे दोस्तों। तो भूत का जवाब देता, कहता मैं मुग़ज़्ज़िबुल गुज़ूब हूँ, मैं मुग़ज़्ज़िबुल गुज़ूब हूँ। मैं उस शख्स के ऊपर आता जिस पर अल्लाह ताला गज़ब होता है, जो पिसा हुआ होता है, जो परेशान होता है। मैं जो खुशहाल लोग हूँ जिस पर अल्लाह ताला का फजल, उसके ऊपर नहीं जाता मैं। अल्लाह अकबर। वो उस किताब में लिखा हुआ है, मैं मुग़ज़्ज़िबुल गुज़ूब हूँ, जिस पर गज़ब होता है, जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, जो गरीब होता है, जो पिसा हुआ होता है, जो परेशान हो, एनर्जी नेगेटिव, वो एनर्जी आ गई, उसकी एनर्जी नेगेटिव है। एग्जैक्टली, बीमारी भी वो पकड़ेगा, और इस तरह की बलाएँ भी उसी के ऊपर आएंगी, और धोखेबाज लोग भी उसको मिलेंगे, और हादसे की जगह पे वो मौजूद फ्राडी होगा। को ज़्यादा फ्राडी मिलते हैं। हाँ, तो ऐसे ही है। उसको हर जगह फ्राडी मिलते हैं, तो उसकी एनर्जी नेगेटिव है, उसकी एनर्जी नेगेटिव है, उसको हर जगह रश मिलेगा। वो अगर मेट्रो में बैठ जाए, ऑरेंज में बैठ जाए, उसको सीट नहीं मिलेगी, उसको यकीन है कि मिलती ही नहीं, रश होता है। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जो जोड़े हैं ना, सिर्फ मियाँ बीवी का जोड़ा नहीं होता, ये दोस्ती के भी जोड़े होते हैं। और साकिब भाई ज़िया भाई जो साकिब भाई बात कर रहे हैं वो मैं इसको थोड़ा सा ऐड उसमें करना चाहूँगा कि यही एनर्जी हमें चाहिए, हमें वो तालीम चाहिए,
हमें वो टेक्नोलॉजी सीखनी है जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे वालिदैन के लिए, हमारे मुल्क के लिए पैसा बनाए, पैसा पैदा करे। हमारी ज़रूरत एज ए कंट्री अगर हम लोग अपने आप को देखें तो हमारा जो जितने मसाइल हैं उन तमाम मसाइल का जो हल है वो पैसे में है। हम डॉलर में, हाँ, डॉलर्स में है, यूरोज में है, या कोई भी दुनिया की बड़ी पाकिस्तान के करेंसी अंदर है। इन हो पैसा। पाकिस्तान के अंदर पैसा आए, हमारा ज़र मुबादला हो। डॉक्टर साहब आप तो इन की बात कर, मैं ज़रा यहाँ ब्रेक लेके आउट होना है जी जी और दोबारा हम फिर इन होते हैं। जाइएगा कहीं मत, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात। बहुत ही अच्छी बातें हुई और बात होती है पल्ले बांधने की। जो बंदा सीख लेता है, जो बात समझ लेता है। शेख सादी से किसी ने पूछा था कि आप इतने अक्लमंद कैसे बन गए, तो आपने कहा था कि मैं बेवकूफ़ों को देख देख कर अक्लमंद हो गया। जब वो अपनी बुरी हरकत करते थे, लोग उन पे आवाज़ें कसते थे, लोग उनको बातें करते थे, तो फिर मैंने ये तय किया कि मैंने इन जैसा काम नहीं करना। और यही ज़िंदगी है, ज़िंदगी का पहिया है, इसको चलाना है। जंगलों में निकल जाना बड़ा आसान काम है। मैंने कुछ नहीं करना, ये बड़ा आसान काम है। बड़ा बोझ होता है कि जो लोगों के अंदर रहकर अपने आप के लिए, अपनी नस्ल के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मज़हब के लिए काम करता है। तो आज जो हमारा मौजू है उस पर मज़ीद बात करनी है। शहबाज साहब, पर क्या करें, पाकिस्तानी करना भी चाहते हैं, मसाइल भी हैं, हल क्या बताते हैं आप फिर? हल इसका यही है, जैसे हमारे पास साकिब भाई भी इसी चीज़ के ऊपर जोर रहे थे कि एक पॉजिटिव एनर्जी के कहने का साथ मतलब एक ख्याली टारगेट, पकाओ, हम कैसे बाहर निकलें। एक टारगेट सेट करना है एक एनर्जी के साथ, और जितनी उस टारगेट के हसूल में जो डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, जो आपको उस रास्ते से कामयाबी के ऐसे रास्ते से हटाना पीछे, हटाती जैसे हैं, पानी को हटाते हैं। जैसे आप स्विमिंग करते हैं, आगे बढ़ने के लिए पानी को पीछे हटाते हैं, आपने ऐसे ही तमाम हर्डल्स को, चैलेंजेस को, नेगेटिविटीज़ को आपने पीछे हटाना है और आगे बढ़ना है। टारगेट सेट करना है। और बंदा थक जाए तो फिर क्या करे? टारगेट बताने के लिए हम लोग मौजूद हैं। हम लोग बैरून दुनिया में काम करते हैं, हमें पता है कंपनीज कैसे काम करती हैं, हमें पता है कौन से इंजीनियर्स चाहिए, हमें पता है क्या स्किल्स चाहिए। हम सिखा सकते हैं। हमें आप आज कहेंगे, 1 मिनट के बाद कहेंगे मुझे आप लैपटॉप पकड़ा दें, मुझे 1 लाख स्टूडेंट दे दें, मैं उनको आज ही से पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तमाम डिस्ट्रैक्शंस को पीछे हटा के मेरी टीम डेवलप 1 लाख अगर स्टूडेंट हम आपको देते हैं 1 साल के लिए, जी जी, तो कितने सालों में हमारा कर्जा उतर सकता है? ज़िया भाई, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 2 से 3 बिलियन डॉलर्स हम लोग 1 साल में 1 लाख बच्चे को ट्रेन करके ला सकते ये हैं। हासिल कर सकते हैं, ला सकते हैं। और हमारे मुल्क से लाखों बच्चे बाहर जा चुके हैं और हर महीने जा रहे हैं। एग्जैक्टली हम लोगों को ब्रेन ड्रेन की बजाय ब्रेन गेन करना है, और प्रैक्टिकली करना है, बातों से नहीं करना। बातों से, झूठे मूठे कोई दकियानुसी प्रोजेक्ट्स प्लानिंग करने से इज्तनाब करना है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उससे इज्तनाब करना है। प्लान हमारे पास मौजूद है। असल में जब मेरी और आपकी ये बात रील बनेगी, जब सोशल मीडिया पे जाएगी, जी, तो फिर लोग कहते हैं कि यार हर रोज़ एक नया बंदा आ जाता है, वो नई बात कर देता है, लोगों का जो ट्रस्ट है वो नहीं बन पा रहा। इसका क्या हाल है? वो ज़्यादा भाई, उसकी वजह ये है कि इस वक्त पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे या जो जॉब मार्केट में, उसमें मोर देन 90% लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने बाहर की दुनिया में अपने हाथों से काम नहीं किया हुआ, या अगर किसी ने किया भी हुआ है तो कुछ अर्से के लिए किया हुआ है। मैं अपने आप को एग्जाम्पलीफाई इसलिए करता हूँ कि मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। मैं अभी भी बड़ा इदारा है, उसको मैं अपने डोमेन में सुपरवाइज करता हूँ, आप उनको लोगों को ट्रेन करता हूँ। हम लोग बिजनेस करते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो रेवेन्यू है वो अपने कंपनी असल में आप तरीका ये बता रहे हैं कि मसलन हमारे पाकिस्तान ज़री मुल्क है, तो जो गंदम बेचता है बेचारा किसान, वो मन जो गंदम है ना, उसकी मन गंदम
और जो दुकानदार है, जी जो बिजनेसमैन है, जिसने गंदम खरीदी है, वो 1 किलो गंदम से पिज़्ज़ा बनाता है और उससे महंगा सेल कर देता है। जी जी एग्जैक्टली। और ज़िया भाई, हम लोगों को कोई प्रोडक्ट नहीं बना, हमारी प्रोडक्ट क्या है? हमारी प्रोडक्ट है तालीम। और तालीम वो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले का बता दिया हुआ है कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। तो हमने इसको छठा दीन का फ़र्ज समझना है, फ़र्ज समझ के उसके ऊपर अमल करना है, और अमल करने से ही सारा फल मिलेगा, बातें करने से नहीं होएगा। तो यही वजह है कि हमारा नौजवान फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि यहाँ पे जो 90% लोग बताने वाले हैं वो कहानियाँ सुन सुन के बताते हैं कि फ़लाने ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। यूट्यूब की 2 वीडियोज़ देखी, गूगल के 2-4 आर्टिकल्स पढ़े, वही जो कीवर्ड्स हैं वो थ्रो कर दिए, बच्चे इंप्रेस हो गए, उनके पास आ गए। लेकिन जब रियल इन्वायरमेंट में आपको रियल इन्वायरमेंट दिखाना है, आपको वो टूल्स, वो सॉफ्टवेयर्स, वो एप्लीकेशंस दिखानी है, उसके ऊपर हाथ पकड़ के चलना सिखाना है, वो कोई नहीं सिखाता। यही वजह है कि वो नाकामी होती है, और यही वजह है कि बच्चों में फ्रस्ट्रेशन होती है, और यही वजह है कि मेरे जैसे बंदे वो अब सामने आना शुरू हुए हैं कि हम लोग बताएं कि जो कि हम लोग असल में काम करते हैं कि भाई ये रास्ते हैं, ये स्किल्स हैं, इसके ऊपर इस तरह की हार्ड वर्किंग आपको चाहिए है, इस तरह की कम्युनिकेशन आपको चाहिए है, इस तरह अपने आपको कैरियर बिल्ड करने हैं, और बाकायदा आप लोगों ने एकेडमिक इंजीनियर्स बनना है, एकेडमिक एक्सरसाइजेस करनी है। ये कोई 3 महीने 2 महीने का कोई ई कॉमर्स का या कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स नहीं है। ये एक प्रॉपर एजुकेशन है जो कि एक बच्चा अमेरिका में किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में 4 साल की डिग्री करने के बाद 4 साल जाके फील्ड में काम करता है, मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज में काम करता है, उसके बाद जो एक्सपीरियंस लेता है, हम लोगों ने आपका आपको वो कहने का चीज़ें मकसद ये भी है कि जो बच्चा काम करेगा, आपसे सीखेगा, अपने घर बैठ के सीख सकते हैं। घर बैठ के सीख सकता है, ऑनलाइन सीख सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी फैमिली में बैठ के, अपने बहन भाइयों में, माँ बाप के पास बैठ के सुन सकते हैं, ये सीख सकते हैं, और यहीं पे बैठ के आप जॉब्स भी हासिल कर सकते हैं, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी। जी साकिब साहब, आखिर में क्या फरमाएंगे? आजकल सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम मोबाइल का इस्तेमाल है। अब तो वालदैन जो हैं, अब हमारा जो इस वक्त प्रॉब्लम, हम कहते हैं बच्चे हम मोबाइल नहीं छोड़ते। जब बच्चा छोटा था तो माँ और बाप जिस तवज्जो से, जिस लगन से मोबाइल की स्क्रीन को देख रहे होते हैं या थे, तो ज़ाहिर बच्चा वो चीज़ वॉच करता है कि मेरी माँ, मेरा बाप क्या देख रहे, इसके अंदर है क्या। अब मोबाइल आ गया वो बच्चे के पास, माँ भी पहले लगी हुई थी, बाप भी पहले लगा हुआ था, और जो फ़ायदे के लिए लगा बहुत अच्छी बात है। जो फजूल में लगे हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ जो स्क्रीन टाइम है इसको हम कम कैसे करें, अपने आप को कैसे बचाएं, बच्चों को कैसे बचाएं। जी, इस सवाल का जवाब भी देता हूँ मैं, और 2 मिनट डॉक्टर साहब की बात को मैं थोड़ा सा वजाहत से बताऊँ अपने सामीन को। डॉक्टर साहब मेडिकल डॉक्टर थे, इन्होंने अपनी लिमिट्स को पुश किया और ये साइबर सिक्योरिटी में आए। तो आप भी जब फर्स्ट के एक स्टूडेंट 50,000 रुपये कमा रहा है, एक इंजीनियर 60,000 कमा रहा है, 70,000 कमा रहा है, और उसने एक गोल बनाया कि मैं लाइफ का पहला $1,000 कमाऊँ, यानी मैं 2,80,000 पे आ जाऊँ। तो माइंड साइंस बताती, उसका दिमाग उससे पूछेगा, सबकॉन्शियस माइंड पूछेगा, भाई तुम 2,80,000 रुपये क्यों कमाना चाहते हो। तो अगर वो उसको वाई बताएगा, 3 से 4 5 वाई बताएगा कि मैं इसलिए कमाना चाहता हूँ, फिर वो कमाने देगा उसको। वरना वो कहे तुम्हारा गुजारा तो हो रहा है 70,000 में, 80,000 में, 1 लाख में, 2,80,000 रुपये क्यों चाहिए, या $2,000 तो मैं 5,60,000 रुपये क्यों चाहिए। तो चूँकि इसका जवाब नहीं है 90% स्टूडेंट्स के पास, हमारे देखने वालों के पास, इसका जवाब निकालेंगे तो आप इस तरह के बड़े कोर्सेज कर पाएंगे। अपने आप को वाई दें कि मैंने इतना बड़ा काम क्यों करना है। वाई नहीं होगा, आपका दिमाग 1 इंच भी आपको आगे जाने नहीं देगा। एग्जैक्टली। अब स्क्रीन टाइम की बात करते हैं जी, कि स्क्रीन टाइम, जो बंदा मोबाइल फ़ोन का आदी है, माइंड साइंस पहले ये बताती है कि वो नैरो सोचता है, उसका वीएन नैरो हो जाता है, वो ज़िंदगी में बड़े काम नहीं कर सकता, उसके गोल्स और उसका वीएन लिमिटेड हो जाता है। अब आपने अपने आराम के खातिर 1.5 साल के 2 साल के बच्चे को मोबाइल की आदत डाल दी, मोबाइल देख रहा है और खाना भी खा रहा है, मोबाइल देख रहा है, आप किचन में काम कर रही हैं, अब्बा जी काम कर रहे हैं, आहिस्ता सा वादी हो गया उसका। अब वो बच्चा भी चाहता है, बच्चा मैच्योर हो गया, वो देख रहे हैं मेरे नंबर्स कम आ रहे हैं, मेरी सेहत गिर रही है, मेरी आंखों की बिनाई भी कमज़ोर है, उसकी भी वेल है, पेरेंट्स की भी वेल है कि ये स्क्रीन टाइम कम करे अपना। तो कम कैसे करेगा, मैं उसको कम करते हैं माइंड साइंस की मदद से। उसका स्क्रीन टाइम फ़र्ज़ किया है 6 घंटे, और वो मोटिवेट हुआ है, ऐसे किस सेशन में बैठ गया, कोई इसने टॉक सुनी, उसने कहा मैं कल से मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करूँगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारा दिमाग हमसे वो काम करवाता है
जिसको करने से उसको पेन ना हो और उसको विक्ट्री मिले। तो अगर वो मोबाइल फ़ोन कल से नहीं देखेगा तो 1 दिन 2 दिन के बाद उसका दिमाग जो आदि ऐसे केमिकल जनरेट करेगा, उसको नींद नहीं आएगी, उसको भूख नहीं लगेगी, वो चिड़चिड़ा हो रहेगा, वो लड़ पड़ेगा, उसको पेन मिलेगी बहुत ज़्यादा, और 3 से 4 दिन के बाद मैक्सिमम वो दोबारा से मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। तो एक और मैसेज आएगा फेलियर का, विक्ट्री नहीं मिली, मैंने एक गोल बनाया था मैं पूरा नहीं कर सका। तो ऐसे तमाम बच्चे और ऐसे तमाम बड़े जो कोई भी हैबिट लाइफ से निकालना चाह रहे हैं, अनइंस्टॉल करना चाह रहे हैं, वो 10 मिनट के फार्मूले पर अमल करेंगे। 6 घंटे का टाइम था, आपने अपने दिमाग को एक मैसेज दिया कि मैं कल से मोबाइल फ़ोन 5 घंटे और 50 मिनट इस्तेमाल करूंगा नेक्स्ट वीक तक। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि छोड़ रहा हूँ उसको, वो कैलकुलेट करेगा फ़ौरन। उसने कहा इसमें तो कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, इतनी पेन नहीं मिलेगी, चलो कर लो। उसने अलाउ किया आपको, फिर आप कर पाओगे। आप एक यहाँ तो टाइम बढ़ रहा है दिन ब दिन ना। हाँ, तो नहीं वो फिर कम होगा। 5 घंटे 50 मिनट किया आपने और विक्ट्री भी मिली, आपने कहा मैंने गोल पूरा कर लिया। उससे अगली वीक पे आप आ गए 5 घंटे 40 मिनट पे। तो 6 हफ्तों की मेहनत के बाद आपका टाइम 6 घंटे से 5 घंटे पे आ गया। फिर 6 हफ्ते और लगाए। इस तरह जो हैबिट इंस्टॉल होगी वो ब्रश करने की तरह होगी। सुबह उठ के हम ब्रश करते हैं, हमें सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक करते हैं हम। तो वो हैबिट जो आपने 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल लगा के बनाई थी, तो कुछ हफ्ते दो उसको निकालने में, तो वो ऑटोमेटिकली हैबिट आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगी। इंस्टॉल भी इसी तरह करनी है। मैंने जिम करना है, मैं 2 मिनट से स्टार्ट करूँगा ताकि पेन ना और विक्ट्री मिले, और हर हफ्ता मैं 2-2 मिनट बढ़ाता जाऊँगा। एक साल में 52 वीक्स होते हैं, तो मैं 6 महीने के बाद 1 घंटे का जिम कर रहा हूँ। 26 मल्टीप्लाइड बाई 2, 52 मिनट्स का मैं जिम कर रहा हूँ सिर्फ 6 माह की मेहनत के बाद। इस तरह हम कोई हैबिट इंस्टॉल करेंगे और इसी तरीके से हम किसी हैबिट्स को अनइंस्टॉल करेंगे। और इस्लाम के रुकन की बात की तो बाबा फरीद याद आ गया। वो कहते हैं 5 रुकन इस्लाम दे तो 6वां फरीदा टुक। कहते रोटी टुकर को 5 रुकन इस्लाम दे तो 6वां फरीदा टुक। सही। जे लब्बे ना 6वां ते 5 जांदे मुक। अल्लाह। तो बाकी 5 भी नहीं कर सकते। गरीब होंगे, रोटी नहीं होगी। जो गुर्बत है ये कुफर तक भी माज़अल्लाह ले जा सकती है। जी, और ज़िया भाई बीइंग मेडिकल डॉक्टर मैं बता देता हूँ, जो साकिब भाई बात कर रहे थे, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसको डोपामीन कहते हैं। वो स्क्रीन टाइम हो या बच्चों को आप मोबाइल हाथ में पकड़ा दें या लैपटॉप, तो वो एक हमारा ना ब्रेन में एक सेटाइटी सेंटर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो उसको जितना हम थ्रेशोल्ड उसका सेट करेंगे वो आगे बढ़ता से बढ़ता जाएगा। सही। तो लिहाजा हमारे बच्चों के लिए ख़ुसूसी तौर पे ये पैगाम है, साकिब भाई मेरी बात को इंडोर्स करेंगे कि स्क्रीन टाइम को मोबाइल से अपने बच्चों को दूर रखें। बल्कि अगर आपको उबलता हुआ कोयला मिले तो वो अपने बच्चे के हाथ में रख दें, लेकिन मोबाइल को ज़्यादा देर अपने बच्चे के हाथ। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी ख़वातीन हज़रात, आज आपने हमारा प्रोग्राम सुना कि ये काम की बातें हैं और ज़ाहिर है हर काम के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। खाना खाने के लिए भी मुंह खोलना पड़ता है और फिर उसको चबाना पड़ता है, और जब आप कहें कि जी मैंने खाना नहीं खाना, तो मुंह में कैसे डालना है, चबाना कैसे है, फिर उसको हज़म करना है, पूरा एक अल्लाह पाक ने निज़ाम बनाया। आइए अहद करें कि हमने अपने आप को मेहनत का आदी बनाना। ये मेरे हाथ में किताब है ना तमाम, हारून रशीद साहब पाकिस्तानी सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम है, आजकल ज़ेर अताब है। तो उन्होंने माशाल्लाह अपने कालमों का मजमूआ 363 सफ़ात हैं इस किताब के। उनके जो बेटे हैं माशाल्लाह उन्होंने इस किताब को शाया कि बहुत ही प्यारी किताब है, बड़ी जानदार किताब है। बिलाल रशीद साहब जो उनके साहबजादे हैं, तो मेरी ये ख्वाहिश है इस किताब को पढ़ें। इस किताब को बड़े तरीके और सलीके से बनाया गया, यानी कि कॉलम के शुरू में ऊपर ही बता दिया फ़हरिस्त में ये कॉलम कब लिखा था, कैसे लिखा गया था। फिर जब कॉलम आप अंदर पढ़ेंगे तो उसके ऊपर भी एक लाइन छोटी सी आपको मिलेगी कि इस कॉलम के अंदर मग़ज़ क्या है, इस कॉलम का खाका क्या है, ख़्याल क्या है। तो आइए अहद करें कि इस किताब को भी पढ़ना और बाकी किताबों को पढ़ना। मैं हारून रशीद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमने ये किताब इसलिए माशाल्लाह मुझे उन्होंने भेजी कि और बचपन से पढ़ा है कॉलम, बड़ा अच्छा। मैं इनके बारे में कहता था कि बाज़ दफ़ा अरबी किताबें पढ़ते हैं हम, तो जब अरब मुफक्कर जो हैं उनके जो मुहावरे होते हैं वो ऐसे होते हैं, ऐसे तलवार चलती है। तो इनकी जो जुमले हैं जो वो भी कई दफ़ा वार करते हैं। हमने जब असर लिया उनसे, तो ये किताबें पढ़ेंगे तो फिर बात बनेगी। कल दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।